नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। हेडिंग देखकर आप समझ गए होंगे, मैट्रिक्स हमारे क्लास 12 का पहला चैप्टर हम कह सकते हैं। पहला रिलेशन ऑफ फंक्शन तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से मैट्रिक्स पहले नंबर पे आता है। इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन आता है दूसरे पे, जिसके अभी हम कंटिन्यूअसली वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो से चला रहे हैं। लेकिन मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रो देना था, इंट्रो के साथ साथ मैट्रिक्स को भी पैरेलल हम लोग लेके चलेंगे। आप लोगों को एक टाइम पर एक ही पॉइंट पकड़ना है। तो मैट्रिक्स का सबसे पहले तो इंट्रो समझ लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक तरीके के डेटा को जब हम आयताकार सारणी में या फिर कह देते हैं कि किसी विशेष तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक बॉक्स के रूप में स्क्वायर फॉर्म में हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो फिर उसे हम लोग कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। मैट्रिक्स वर्ड का सबसे पहले यूज किया था जे सिल्वेस्टर ने। जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले 1850 में मैट्रिक्स वर्ड का यूज किया, और 8 साल बाद वैज्ञानिक जो ऑर्थर कैली थे, उन्होंने मैट्रिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया इस तरीके से। जब उन्होंने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया तो फिर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इतना कि एटॉमिकल जो फिजिक्स होती है, एटॉमिक फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत ब्रॉड लेवल पर मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इनफैक्ट जो रॉकेट साइंस होती है, स्पेस शटल एजेंसी वगैरह, वो भी अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स का आज बहुत ब्रॉड फील्ड है। जब से इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रेन कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद मैट्रिक्स बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसी वजह से हम लोग को कोर्स में मैट्रिक्स एक चैप्टर अलग करके डाला गया। यही रीजन है कि हम लोग को मैट्रिक्स क्यों पढ़ना है। तो देखो, मैट्रिक्स का हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स दिखता कैसे है, मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके कंपोजिट हैं। तो देखो, मैट्रिक्स में दो चीजें हम लोग को देखनी है। एक तो हमें देखने को मिलेगा रो, और एक हमें जो ध्यान देना है वो है हमारा कॉलम। तो हमें रो और कॉलम दोनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रो को हम लोग डिनोट करेंगे एम से, और कॉलम को हम डिनोट करेंगे एन से। हमें ध्यान रखना है कि रो को एम से और कॉलम को हम एन से डिनोट करने वाले हैं। अब देखो, इसको दिखता कैसे है। तो मैट्रिक्स को पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स पहले दिखता कैसे है। देखो, मान के चलो हमारे पास कोई डेटा है 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके तरीके से मान के चलो हमारे पास ये डेटा हो गया। अब हम इसे स्पेसिफाई कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के दो बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे। मैट्रिक्स में हमेशा बॉक्स ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, और एक इसी का टाइप का दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है डिटर्मिनेंट, तो उसमें हमें दूसरे अलग टाइप से डिनोट करेंगे। उसमें हम सीधे डायरेक्ट लाइन खींचते हैं। अब देखो, इसमें देखो कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट थे, तो हम देखो कैसे भी इसको रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो 1, 3, 6, 5, 7, 8, 2 और 4, 9 हमने मान के चलो ऐसे करके एलिमेंट रखते हैं। तो ये जो हमारी है, हमारी इसको हम बोलेंगे रो, और इसको हम बोलेंगे कॉलम। हमारे घरों में होते हैं ना खंबे, तो हम खंबों को क्या बोलते हैं? कॉलम। और रो मतलब पंक्तियां। इस तरीके से पंक्तियों और कॉलम यानी स्तंभों से तैयार होता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे हम बॉक्स ब्रैकेट से, इतना हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एम यानी कि रो, एन यानी कि कॉलम। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, पहला आप भी समझते हैं हमारा जो पहला फर्स्ट टाइप कौन सा है। तो पहला है पंक्ति आव्यूह। जो हमारा पहला आव्यूह है वो है हमारा पंक्ति आव्यूह। तो देखो, नाम से पता चल रहा है कि पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है ऐसा आव्यूह जो सिर्फ एक पंक्ति का हो, यानी कि जिसमें सिर्फ एक लाइन हो। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 1, 7, 9। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक पंक्ति है, और इस तरीके से करके हमारा ये हो गया पूरा पंक्ति आव्यूह, सिर्फ एक लाइन में खत्म। हालांकि लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, 4 एलिमेंट हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अभी जैसे हमने 3 लिए हैं, 3 से ज्यादा 4 का हो सकता है, 4 से ज्यादा 5 का हो सकता है, 5 से 7, तो कितने का भी हो सकता है, लेकिन एक पंक्ति होगी, एक आव्यूह। सेकेंड जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह क्या कहता है?
स्तंभ आव्यूह कहता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, सिर्फ एक स्तंभ। एग्जाम्पल के लिए 6 - 2 1, तो 6 - 2 1 स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्तंभ है ना। हालांकि पंक्तियां 3 है, हमें पंक्तियों को काउंट नहीं करना, हमारा जो स्तंभ है तो स्तंभ काउंट करेंगे, पंक्ति है तो पंक्ति काउंट करेंगे। इसी से मिलता जुलता देखो पंक्ति का एक और मिलता जुलता है क्षैतिज आव्यूह। तो देखो क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह है, देखो ध्यान से नोट करते जाना इसकी डेफिनेशन को। क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें m यानी कि पंक्तियां, जो m यानी कि पंक्तियां होती हैं उनकी संख्या कॉलम से हमेशा कम होती है। तो m यानी पंक्तियों की संख्या हमेशा कम होगी कॉलम से। तो अब देखो क्षैतिज आव्यूह जैसे 1 2 -3 4 5 7 माइनस के, और हमने कुछ भी ले लिया एग्जाम्पल के लिए 11 और अगेन -2 ले लिया। तो आप देखो कि कितनी पंक्ति है, 1 2, सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम से कम हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। m is less than n। अब देखो ये था हमारा पंक्ति आव्यूह का एडवांस फॉर्म, इसी का एडवांस फॉर्म है अब स्तंभ आव्यूह का ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखो ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि जिसमें n इज लेस देन m, यानी कि जो कॉलम की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम हो, यानी कि n क्या हुआ, n हुए हमारे कॉलम और m हमारी पंक्तियां हैं, यानी कि रो। तो जो रो रहेंगी वो ज्यादा होंगी और कॉलम हमारे कम होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान के चलो 2 4 -6 1 5 और 7, इसमें देखो तो 3 पंक्तियां हैं लेकिन 2 कॉलम है, तो कॉलम कम है और पंक्तियां ज्यादा हैं, तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो इस टाइप का जो भी हमारा आव्यूह होगा वो हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। तो एक बार अगर चाहे तो उसकी इंग्लिश में भी नेमिंग कर सकते हैं, इंग्लिश की नेमिंग हम लास्ट में करेंगे। अभी पहले हम सीधे सीधे आव्यूह को समझते चलते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पंक्ति स्तंभ क्षैतिज, इसके बाद हमारा जो आव्यूह है मेन वो है हमारा तत्समक आव्यूह, आइडेंटिकल मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। देखो तत्समक आव्यूह को हम डिनोट करते हैं आई से, इंपॉर्टेंट है, पूरे मैट्रिक्स पूरे डिटरमिनेंट में सब जगह हमारे काम आने वाला है। तो तत्समक आव्यूह क्या कहता है, तत्समक आव्यूह होता है वो जिसके विकर्ण, अब देखो विकर्ण का मतलब जैसे हम वर्ग में समझते हैं ना, कि मान के चलो हमारा कोई वर्ग है, मान के चलो कोई हमारा वर्ग है, तो हम विकर्ण किसको बोलते हैं, अगर ए बी सी डी करके कोई वर्ग है तो हम ए सी को क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो इसी तरीके से ये हमारा विकर्ण होगा इस तरीके से। देखो हम वर्ग में इसको भी विकर्ण कहते हैं, लेकिन हम इसमें इसको विकर्ण नहीं लेंगे, सिर्फ एक विकर्ण हम लोग एज्यूम करते हैं। तो अब देखो इसका जो विकर्ण हो गया, तो हमने यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3x3 का एक मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट हैं, और वो भी कितने हैं, इकाई है यानी एकांक है 1 1 1। तो इसको इकाई आव्यूह बोलते हैं, इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह दोनों कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो विकर्ण के आव्यूह के जो तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, वो हमेशा 1 1 1 इस तरीके से करके दिए होंगे। बाकी के सारे एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, ऐसा नहीं कि अभी 0 है बाद में नहीं होंगे, हमेशा 0 होते हैं। सिर्फ जो विकर्ण है, विकर्ण के तत्व हमेशा एक इकाई और बाकी सारे आव्यूह के जो तत्व हैं वो 0 रहेंगे। अब देखो एक और है, नेक्स्ट है तो वैसे हम लोग को पढ़ने 10 11। तो अभी हमारा जो अगला है वो है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर से नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ऐसी चीज जिसमें, स्क्वायर से मतलब हम क्या समझते हैं कि जिसकी लेंथ भी बराबर हो और जिसकी विड्थ भी बराबर हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो देखो जाहिर सी बात है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां और कॉलम बराबर हो, जिसमें पंक्तियां और कॉलम बराबर हो, यानी m इक्वल हो n के, यानी कि m इक्वल होना चाहिए किसके,
n के इक्वल होना चाहिए। तो अगर m इक्वल हो जाए n के तो हम कहते हैं कि ये हमारा वर्ग आव्यूह है। अब देखो वर्ग आव्यूह के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले रहे 2 1 7 1 माइनस का, माइनस के भी एलिमेंट ले सकते हैं 2 9 3 21। तो क्या हमारा वर्ग आव्यूह है। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो m यानी कि रो कितनी है 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से हमारी 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं हमारे, कॉलम भी 3 है 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो जब m इक्वल n हो जाए तो समझ लेना कि वो हमारा वर्ग आव्यूह हो गया। और अगर विकर्ण को छोड़ के सारे तत्व 0 हो जाए और विकर्ण का इकाई हो तो समझ लेना वो हमारा तत्समक आव्यूह हो गया, यानी इकाई आव्यूह हो गया। जब m छोटा हो और n बड़ा हो, जब m छोटा हो n बड़ा हो तो क्षैतिज आव्यूह, यानी पंक्तियां कम कॉलम ज्यादा तो क्षैतिज आव्यूह, और कॉलम कम पंक्तियां ज्यादा तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह। वीडियो को 2 बार 3 बार 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 पॉज करके ऐसे देखना, समझना कहाँ दिक्कत हो रही है समझने में। जितने भी एग्जाम्पल है इन सभी की एज ए थ्योरी लिखनी है विद डेफिनेशन, आपको खुद से सेल्फ से लिखनी है। देखिए सबकी एक बार ब्रीफिंग लेते हैं। जैसे पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जो केवल एक पंक्ति का हो, स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्षैतिज आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम से कम हो, m लेस देन n, ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या पंक्तियों से कम हो, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो, n लेस देन n। तत्समक आव्यूह विकर्ण के तत्व इकाई हो, अन्य सभी तत्व शून्य हो। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां और कॉलम यानी स्तंभ दोनों बराबर हो, वर्ग आव्यूह। ठीक, अब देखो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 6 प्रकार अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। अब ये हमारा 7th टाइप है, टाइप नंबर 7 सॉरी। तो ये हमारा हो गया नंबर 7। जो 7 नंबर है वो है विकर्ण आव्यूह की। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है? देखो एक विकर्ण आव्यूह पढ़ेंगे हम और एक पढ़ेंगे भी अदिश आव्यूह। दोनों के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त, तो पहली शर्त क्या है कि ये होने चाहिए वर्ग आव्यूह। पहली बात तो ये कैसे आव्यूह होने चाहिए? वर्ग आव्यूह होने चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब m इक्वल होना चाहिए n की, m इक्वल होना चाहिए n की। तो पहली शर्त अगर पूरी हो गई तो आप देखते हैं विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। देखो हम पहले एक ड्रॉ करते हैं तब वर्ग आव्यूह। तो हमने मान के चलो 2 3 5 7 2 9 11 13 2, इस तरीके से कुछ भी कर दिया। तो देखो विकर्ण आव्यूह क्या कहता है? विकर्ण आव्यूह कहता है जिस आव्यूह के सिर्फ विकर्ण के तत्व किस तरह के संख्या में दिए हैं और बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं। यानी कि जो हमारे विकर्ण के तत्व हैं वही सिर्फ रहेंगे, कैसे सेम बचेंगे, और बाकी सब एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे 0। यानी कि जो हमारे 7 11 13 है यहाँ पर सब जगह 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 0 0। तो देखो विकर्ण के आव्यूह किस तरीके से हैं? विकर्ण के आव्यूह की संख्याएं हैं और बाकी सब जगह एलिमेंट्स हमारे 0 हैं। अब देखो क्वेश्चन देख के जो भी हमारा एग्जांपल है देखकर डाउट उठ रहा होगा कि बीच के सारे एलिमेंट 2 2 2 और 2 2 इस तरीके से करके हैं, तो क्या इसका मतलब बीच के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए? नहीं, देखो वो हो जाता है अदिश आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण आव्यूह में एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 -2 3 7 भी ले सकते थे, लेकिन विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तब वो कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। तो देखो डिफाइन करते हैं विकर्ण आव्यूह को। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह हम लोग समझते हैं m = n, मतलब जितने स्तंभ जितने उतनी पंक्तियां। ऐसा विकर्ण, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के तत्व अशून्य हो, जिसके विकर्ण के तत्व अशून्य हो, शेष सारे तत्व शून्य हो। कैसा आव्यूह होगा? विकर्ण आव्यूह होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर सारे अन्य तत्व शून्य हो जाए तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब देखो विकर्ण आव्यूह का एक फॉर्म है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या कहता है? अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। देखो अदिश आव्यूह सेम विकर्ण के जैसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसके लिए भी शर्त है कि ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए,
तो अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो अदिशाव्यूह भी नहीं होगा। तो पहले हम एक ड्रॉ कर लेते इस तरीके से वर्ग आव्यूह। 5 - 2 कुछ भी हम कोई से भी एलिमेंट ले रहे हैं रैंडमली, 14, 5 और -3 ले रहे हैं। अब अदिशाव्यूह क्या कहता है? ऐसा वर्ग आव्यूह, इस तरीके का वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो और शेष सारे तत्व शून्य हो जाए। शेष सारे तत्व कैसे हो जाए? शून्य। तो विकर्ण में भी ऐसे हुआ था, लेकिन विकर्ण में जो विकर्ण के एलिमेंट थे वो इक्वल नहीं होते थे। यहाँ पर इक्वल होना जरूरी है। अब देखो जैसे हमने पिछली बार एक 2 का एग्जाम्पल लिया, तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा अदिश है, ये भी अदिश है। अगर हम यहाँ पर 11 रखें, लेकिन अगर कोई माइनस में हो जाए, अब देखो 11 तो है लेकिन माइनस का है, तो ये वर्ग आव्यूह तो है लेकिन अदिशाव्यूह नहीं, ये अदिशाव्यूह नहीं है। अगर इसमें से माइनस हट जाए और तीनों के चिन्ह एक समान है तो ये अदिशाव्यूह है। यानी अगर तीनों एलिमेंट विद साइन एक जैसे होने चाहिए, एक साइन, तो अदिशाव्यूह है। और पहली शर्त वर्गाव्यूह होना चाहिए। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा वर्गाव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों और शेष तत्व शून्य हों, अदिशाव्यूह कहलाता है। तो देखो इसको नोट कर लो अलग से, जो क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम अलग से अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखो हम सीखने वाले हैं एलिमेंट्स। वैसे हमें इसका जिक्र शुरुआत में कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एलिमेंट्स को हम बाद में पढ़ लेते हैं टाइप्स के बाद। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब नाम से पता चल रहा है, उसके अंदर जो जो नंबर्स होते हैं वो सारे उसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन हम उसे डिनोट कैसे करेंगे वो हम लोग जानने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए हम एक अच्छा सा इधर पर आव्यूह ले रहे हैं, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 2, 3, 7। अच्छा चलो स्क्वायर नहीं लेते, अपन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल, किसी भी टाइप का ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल। हम ले रहे हैं 2, 3, 5 -1 9 7 13 23 2 11 7, कुछ भी मान के चलो, हमने मान लिया। तो देखो सबसे पहले तो इसमें देखना है कि हमें कितनी रो है और कितने कॉलम है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द m और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n। तो n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है? m का मतलब होता है पंक्तियां, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो m का मतलब 3, n मतलब कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इस तरीके से मैट्रिक्स दे देंगे 7 से 8 और कहेंगे इनका ऑर्डर बताइए, क्रम या कोटि करके हमें बोलेंगे, या तो क्रम बोलेंगे या कोटि करके 2 वर्ड हमें कहने को ज्यादा देखने को मिलते हैं, और कहेंगे कि हमें कोटि बताइए, इस आव्यूह की कोटि क्या है। तो देखो इस आव्यूह की कोटि क्या बनेगी? m × n। जो भी क्रम या कोटि होती है इसको m × n करके हम लिखते हैं। जो भी कोटि होती है उसको हम m × n करके लिखते हैं। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3/4। तो ये कितने का आव्यूह है? 3/4 का। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं कि 3/4 का एक आव्यूह है। अब देखो इसके एलिमेंट्स की नेमिंग कैसे करते हैं? अच्छा देखो जो भी एलिमेंट्स है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। नॉर्मली अगर कोई खाली हमारा मान के चलो, कोई खाली क्या हो गया, हमने खाली मान के चलो अदिश कुछ कह लो कि मैट्रिक्स मान लिया, तो हम सबसे पहले तो ए लिख रहे हैं, ए इस तरीके से। ये हमारे ए का मतलब एलिमेंट होता है, ठीक है ना? ए का मतलब एलिमेंट होता है। अब देखो एक और आप लिखते हैं इसी के जैसा, 3/4 के लिखते हैं समझने के लिए। 5 2 7 1 9, कुछ भी नंबर ले लिया हमने, ठीक है? कोई से भी नंबर ले सकते हैं। अब आपको देख के बताना है कि कौन सा हमारा एलिमेंट है। तो देखो इस एलिमेंट का क्या नाम देंगे हम? इस एलिमेंट का नाम अब देखो कैसे रखते हैं, m × n के बेस पे, यानी कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। तो देखो पहली रो है पहला कॉलम है, नेमिंग भी कर लेते हैं। देखो इनका मतलब है कॉलम, ये सारे क्या है? कॉलम, ठीक? तो ये हमारी रो है, ये हमारे कॉलम है, ठीक? अभी हमने इसको सिर्फ सी से कर दिया, तो रो और कॉलम। अब देखो यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे करेंगे? पहली रो है पहला कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, तो इसकी नेमिंग हो गई 11, यानी ये जो हमारा पहला एलिमेंट होता है वो होता है हमारा
A11। तो यहाँ से देखो मैच करके देखो A11 कौन है हमारा, ये हमारा A11 है, यानी कि A11 का मतलब हो गया हमारा 5। ये हमारे सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझना है। ऐसे सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसे ही हम एलिमेंट की काउंटिंग भी करने वाले हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा दूसरा कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो। तो देखो पहले लिखेंगे रो, तो कौन सी रो है, पहली। दूसरा कॉलम 12, तो ये हो गया हमारा एलिमेंट इस तरीके से 12। अब देखो मैच करके देखो, पहली रो दूसरा कॉलम मतलब कि 2, पहली रो मतलब दूसरा कॉलम हो गया 2, ठीक। अब देखो इस तरीके से ये हो गया 13, इस तरीके से हो गया 14, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अभी 15 नहीं होगा, अब इसके लिए भी अलग से डिफाइन करेंगे। देखो रो कौन सी है, दूसरी, जो की जा रही है दूसरी रो, और ये जा रही है पहला कॉलम, तो ये हो गया 21। कितना हो गया, 21। देखो अभी हम आधे अधूरे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इनको पूरे पूरे लिखने हैं और कमेंट में बताना भी है कौन कौन सा कैसा कैसा एलिमेंट्स है जो जो रह जाएंगे। तो A21 यहाँ से कंपेरिजन करो, तो ये मान के चलो हमारा 9 लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा 9 हो गया। अब इसी तरीके से ये हमारा 22, 23, ये भी हमारा 24, क्योंकि देखो सबकी रो नंबर 2 है, तो 2 2 2 2, और कॉलम कौन सा है, पहला, तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, ये चौथा कॉलम है, तो 24। इसी तरीके से इसके लिए भी तीसरी रो, तीसरी रो, तीसरी रो, ये भी तीसरी रो है। अभी पहला कॉलम है, ये भी पहला कॉलम, सॉरी दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम। ये हमारी मीनिंग हुए एलिमेंट्स की। अब देखो इसे मैच करो जरा, 21 का मतलब हो गया 9, 22 का मतलब 3, 23 मतलब 7, 24 मतलब 5, 31 मतलब एलिमेंट 31 कौन सा 2, एलिमेंट 32 मतलब -1, 33 5, और 34 हो गया -7। तो इस तरीके से हमारी एलिमेंट होती है, इस तरीके से हम एलिमेंट की नेमिंग करते हैं। A31, A33 और A23, इन तीनों के आंसर कमेंट में बताने हैं क्या क्या आए थे, ताकि हमें पता चले कि वीडियो देख रहे हो कि बस देख ही रहे हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है OPAP सब मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसको नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे से सेशन से विद थ्योरी। देखो अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OPAP। OPAP इंग्लिश में कहते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक, इंपॉर्टेंट है। OPAP का देखो क्या मतलब होता है, बिल्कुल आसान है, 1 मिनट का काम, लेकिन समझने वाली बात। तो 5 2 7 1 3 9 11 13 2 7 -1 -3, कुछ भी करके हमने ऐसे डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स ले लिया है। अब देखो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इसका एक आप्यू दो OPAP बना के, क्या देना है इसका OPAP। OPAP उसके कितने बनेंगे, ये आपको अगर देखो पता है तो कमेंट करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे कि OPAP को कैसे काउंट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स से कितने OPAP हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक हिंट देते हैं, जैसे मान के चलो 2/2 का होता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसी से हिंट मिल जाएगी। देखो OPAP का मतलब होता है किसी भी आंकड़े को कहीं से कट करके कितने कितने तरीकों में लिखा जा सकता है। जैसे 5 2 3 9, यहाँ से हमने एक हिस्सा निकाल दिया, इतना इतना, ये इसका OPAP हो गया। ये हमने इधर से अलग हिस्सा निकाल लिया, ये इसका एक OPAP हो गया। तो 7 1 11 और 13, ये इसका OPAP है। एक और एग्जांपल देखो 2 7 9 11, तो 2 7 9 11, ये भी इसका एक OPAP है। 3 9 2 7, ये सारे इसके ऊपर देखो, जरूरी नहीं 2/2 का निकाल, आप कितने भी निकाल सकते हो। 5 2 7 1 3 9 11 13, 5 2 7 1 3 9 11 13, ये भी इसका एक OPAP है। तो OPAP का मतलब होता है मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको कितने तरीकों से तोड़ लो, और फिर जो भी उसके टुकड़े होंगे यानी जो उसके छोटे छोटे हिस्से होंगे वो हमारा सब मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन देखो विकर्ड में नहीं काटेंगे, क्रॉस वाइज ऐसे नहीं ले सकते। 5 2 11 13, उतना ही पार्ट होना चाहिए, और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे 5 2 7 1
आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2 3 9 2 7 या 7 1 11 13। तो कॉलम वाइज होना चाहिए, रो वाइज होना चाहिए, मतलब क्षैतिज आप भी होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने ले लिया 5 9 7 इस तरीके से, तो ये गलत है। हम लोग एक सिस्टम के थ्रू इसमें से सब मैट्रिक्स में से सब मैट्रिक्स निकालते हैं। अच्छा अब देखो इसके हिंट समझो, कितने आप किसी भी आव्यूह के कितने सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट हैं, 3 4 1 2। तो एक तो हमारा अकेला एक ही हो सकता है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 5 अकेला इसका उपाव्यूह, 2 भी उपाव्यूह, इस तरीके से सारे इसके अकेले भी स्वयं उपाव्यूह है। तो 3 और 4 और कौन कौन से निकाल सकते हैं, 1 2 और 3 4, अगला 1 3 और अगला 2 4। तो टोटल कितने आप निकले हमारे 4 2 6 2 8। तो यहीं से देखो आपको हिंट मिली होगी अगर, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसी भी आव्यूह के कितने उपाव्यूह बन सकते हैं। तो देखो अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करो, पूछो, और इस वीडियो को मतलब एक उपाव्यूह वाला टॉपिक है, इसको जरूर 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो जब तक समझ में ना आए। और अगर ना आ रहा हो तो बिल्कुल वीडियो में बोल दो कि क्लियर नहीं है समझ। उपाव्यूह को एक बार फिर से देख लेते हैं। उपाव्यूह का मतलब होता है किसी भी आव्यूह के अगर कोई भी खंड कर दी जाए, कोई भी भाग कर दिए जाए किसी भी तरीके से, क्षैतिज आव्यूह के रूप में, ऊर्ध्वाधर आव्यूह के रूप में या वर्ग आव्यूह के रूप में, छोटे छोटे इसे कर दिए जाए तो वो प्रत्येक छोटा हिस्सा उसका उपाव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो इतनी जो बात है उसको थ्योरी को लिख लो और फिर एक एग्जाम्पल करके लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक, ये एग्जाम्पल है, इसकी सारी ये हमारी हिंट। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे हमारी मैट्रिक्स की। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।